हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ये प्राचीन बिहार के इतिहास का तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो हो चुका है, जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ा कि प्राचीन बिहार के इतिहास का स्रोत क्या था। फिर दूसरे वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था महाजनपद काल के बारे में। और ये तीसरा वीडियो है, इसमें हम लोग मगध का उत्कर्ष और उसके राजवंश पढ़ेंगे। इसमें जितने भी राजवंश हुए थे मगध साम्राज्य में, वो सारा पढ़ेंगे हम लोग। जैसे कि नंद वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश, सारा पढ़ेंगे इस वीडियो में। मौर्य वंश टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो उसको अलग वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी जितने भी वंश थे तो वो सारा पढ़ेंगे, और इसी के बीच बौद्ध धर्म, जैन धर्म सारा आएगा, वो सब भी पढ़ते जाएंगे, तो वो सारा अलग वीडियो में होगा। तो इस वीडियो में हम लोग हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये भी बता दूं कि जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं तो ये एडुटेरिया का एक बुक है, बिहार तत्व संग्रह, तो उसी से लेके पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मगध की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था। इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। मगध के उत्कर्ष के कारण। पहला पॉइंट है, मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र था। मगध नदियों से घिरा प्रदेश था, जहां उर्वरक जलोढ़ मृदा उपलब्ध थी, जो कृषि जो कृषि की दृष्टि से अनुकूल थी। मगध में नदियों के जाल के कारण सिंचाई एवं यातायात की सुविधा उपलब्ध थी। अगला पॉइंट है, मगध के अंतर्गत छोटा नागपुर क्षेत्र खनिज संसाधन, वनों की लकड़ी एवं ताकतवर हाथियों से परिपूर्ण था। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। कौन था? तो इनका नाम था रिपुंजय। अब है हर्यक वंश। हर्यक वंश जो है ये 544 से लेके 412 ईसा पूर्व तक था, और इस वंश के पहले राजा थे बिंबिसार, और बिंबिसार को ही मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय दिया। उसकी पहली पत्नी कौशल देवी, जो कि कौशल की राजकुमारी थी, इस विवाह से उसे दहेज उपहार में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। उसकी दूसरी पत्नी चेल्हना थी। चेल्हना लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। तो ये सारे जो पॉइंट हैं, जो भी पढ़ता जा रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉइंट है, ये सारे बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो सारा पॉइंट ध्यान से सुनिएगा जो मैं पढ़ रहा हूँ, और इन सारे पॉइंट्स को याद करने के लिए वीडियो को एक बार 2 बार स्पीड बढ़ा के देखिएगा, तो अच्छे से याद हो जाएगी। बिंबिसार की तीसरी पत्नी, जिसका कि नाम था क्षेमा, जो पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रद्योत के साथ मैत्री संबंध बनाया। बिंबिसार ने चंड प्रद्योत के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो इससे इस पॉइंट से ये भी पता चलता है कि बिंबिसार के जो राजवैद्य थे वो थे जीवक। बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बिंबिसार की जो हत्या थी वो किसने की थी? ये थे अजातशत्रु, उन्हीं के पुत्र थे, और इन्हें पृथहंता भी कहा जाता है। अब है अजातशत्रु। इसका काल था 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व। पहला पॉइंट, अजातशत्रु बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना। उसका वास्तविक नाम कुनिक था। क्या था? अजातशत्रु का वास्तविक नाम कुनिक था। बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया, जिसके कारण प्रसेनजीत का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ। अंततः अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी पर अधिकार जमा लिया। बाद में अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा से हो गया। अजातशत्रु ने वज्जी संघ एवं मल्लों को पराजित किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला पॉइंट है, अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया कि
प्रथम बौद्ध संगीति किसने करवाया था? तो ये करवाया था अजातशत्रु ने। कहाँ पे? तो ये राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। फिर है उदयन। उदयन का शासनकाल था 460 से लेकर 444 ईसा पूर्व। सिंहला अनुश्रुति के अनुसार 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। इसमें बिंबिसार का हत्या उसके पुत्र ने अजातशत्रु ने किया, फिर अजातशत्रु का हत्या उसके पुत्र ने उदयन ने किया। उदयन या उदयन ने अपने राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र, जो कि गंगा, सोन एवं गंडक के संगम तट पर स्थानांतरित किया। उदयन के 3 पुत्र, जो कि अनिरुद्ध, मुंडक एवं नागदशक थे। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। तो पूछा जाएगा कि हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो ये था नागदशक। अब देखिए नोट में दिया गया है, हर्यक वंश को पृथहंता वंश भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी राजा बनता गया वो अपने पिता का हत्या करके ही बना था। जैसे कि बिंबिसार का हत्या उसके पुत्र ने अजातशत्रु ने किया, फिर अजातशत्रु का हत्या उसके पुत्र उदयन ने किया, तो इसीलिए हर्यक वंश को पृथहंता वंश भी कहा जाता है। अब है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का शासनकाल 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व रहा था। पहला पॉइंट है, शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया था। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स एवं कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया। 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालशोक मगध का शासक बना। पुराणों के अनुसार काकवर्ण कहा गया है। पुराणों के अनुसार जो है ये कालशोक को काकवर्ण भी कहा गया है। कालशोक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र हो गई थी। फिर अगला पॉइंट है, कालशोक ने 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराया। कालशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया। तो कालशोक के कितने पुत्र थे? तो वो थे टोटल 10। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। कौन था शिशुनाग वंश का अंतिम शासक? नंदीवर्धन। फिर आता है नंद वंश। नंद वंश का शासनकाल था 344 से लेकर 321 ईसा पूर्व। महापद्मनंद ने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना की। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये थे महापद्मनंद ने। कब? तो 344 ईसा पूर्व में। महापद्मनंद ने एक राट अथवा एक कक्ष की उपाधि धारण की। पाली ग्रंथों में महापद्मनंद को उग्रसेन कहा गया है। तो पाली ग्रंथों में महापद्मनंद को क्या कहा गया है? तो ये कहा गया है उग्रसेन। ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम्स में। पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। किसको? महापद्मनंद को। महापद्मनंद ने पांचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग, मैथिली आदि राज्य को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया था। अब तक 321 ईसा पूर्व तक के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्मनंद के समय हुआ था। व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि महापद्मनंद के समकालीन थे। तो पूछा जाएगा कि पाणिनि जो कि व्याकरण के महान विद्वान थे वो किसके समकालीन थे? तो ये थे महापद्मनंद के। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद हुआ। धनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण जो कि 326 ईसा पूर्व किया था। नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफ़ी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। किसके डर से? तो ये मगध की सैन्य शक्ति के डर से सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। धनानंद ने अपने दरबार में विद्वान चाणक्य का अपमान किया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से धनानंद की हत्या करवा दी। नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो यहाँ इस पॉइंट से एक ये क्वेश्चन बनता है कि
चाणक्य जो थे, चाणक्य को किसने अपमान किया था? तो ये किया था धनानंद ने। और फिर चाणक्य ने किसकी मदद से धनानंद की हत्या करवा दी थी? तो करवाई थी चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से। और फिर इसी के बाद नंद वंश का पतन हो जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना होती है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगला वीडियो में मौर्य वंश को पढ़ेंगे, जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक। फिर अगला वीडियो होगा जिसमें कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये वीडियो। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे अच्छे जीके जीएस और करंट अफेयर के वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।